Hello students, good morning. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, chapter 7, Our Past. Ashoka, Emperor who gave up power. इसके फर्स्ट वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और लेसन को समझा होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने एन एम्पायर के बारे में रीड किया कि कैसे जो अशोक का एक बहुत बड़ा एम्पायर था उसके बारे में हमने रीड किया। डेंसिटी के बारे में रीड किया। अशोका के द्वारा कौन कौन से स्टेट्स को अपने कैपिटल के रूप में बनाया गया था ये हमने अच्छी तरह से रीड किया। जो उनकी मेन कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। अदर जो रेड पार्ट है ये उसकी कंट्रोल के अदर पार्ट थे। तो ये इतने एरिया में अशोक का जो मौर्य एम्पायर था वो फैला हुआ था। अब यहाँ हमें देखा कि रूलिंग द एम्पायर एक साम्राज्य का शासन है, सम्राट का शासन वो कैसे होता है। हमने ट्रिब्यूट्स के बारे में अच्छी तरह से समझा। अब हम द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी एक स्टोरी के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बॉक्स में जो दे रखा है एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। क्या बताया गया इसमें? मैगस्थनीज के बारे में। एक मैगस्थनीज थे, कौन थे? was an ambassador who was sent to the court of the चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त थे अशोक के दादाजी, ग्रैंडफादर थे। तो उसके दरबार में भेजा गया था, एम्बेसडर के रूप में भेजा गया था। किसको? मैगस्थनीज को। किसके द्वारा? ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया का एक यूनानी शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में एम्बेसडर के रूप में भेजा था। तो ये सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है। मैगस्थनीज आए कहाँ से थे? यूनान के शासक के द्वारा भेजा गया था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। वो यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर जो मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मैगस्थनीज रोट एन अकाउंट्स अबाउट व्हाट ही सा। मैगस्थनीज ने जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन टाइम में उसने जो देखा, हियर इज ए पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। तो उसने यहाँ उसके बारे में बताया गया। क्या देखा उसने यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन टाइम में? द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर इन पब्लिक आर सेलिब्रेट विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। यानी कि जब कोई शाही जश्न होता था तो उस जश्न को मनाने के लिए एम्परर सम्राट जनता के सामने जाता था। ही इज कैरिड इन ए गोल्डन प्लैंक्वेन। तो उसको एक सोने की पालकी में बैठा कर ले जाया जाता था। हिज गार्ड राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। उसके जो गार्ड होते थे उसके चारों तरफ, उसकी पालकी के चारों तरफ वो हाथियों पर होते थे और उसको डेकोरेटेड, हाथियों को डेकोरेट किया जाता था सोने और चांदियों से। सम ऑफ द गार्ड, दूसरे जो गार्ड होते थे, कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स। ऐसे पौधों को अपने साथ रखते थे जिस पर पक्षी होते थे। इंक्लूड ए फ्लॉक ऑफ 10 पैरट्स, जिसमें जो पैरट होते हैं उनका झुंड होता है, उनका ग्रुप होता है। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर्स, जो हेड होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। सम्राट के चारों तरफ वो जो फ्लॉक ऑफ द ट्रेन पैरट है वो एम्परर के, सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। जो तोते हैं उनका झुंड। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। जो राजा होता था, औरतें उसके चारों तरफ होती थी, औरतों से घिरा होता था, उनके पास हथियार होते थे। आर्म होते, हथियार वाली औरतें उनके आसपास होती थी। ही इज अफ्रेड दैट समवन मैनी ट्राई टू किल हिम। तो राजा को उस टाइम क्या होता, डर रहता था कि कोई उसको मार ना दिए। ही स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर इट। राजा के खाने से पहले उसके खाने को टेस्ट किया जाता था कि उसके खाने में कहीं कुछ मिला ना दिया गया हो। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। यानी कि 2 रात से ज्यादा वो एक ही कमरे में नहीं सोता था। हमेशा उसको डर बना रहता था कि कोई ना कोई उसकी जो लाइफ है उसको छीन ना ले या उसको मार ना दे। तो ये सब किसने बताया? मैगस्थनीज के द्वारा बताया गया कि उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आया था तो राजा किस प्रकार की एक्टिविटी करते थे। अबाउट पाटलिपुत्र, जो आज हमारी पटना है, बिहार की कैपिटल, तो उसके बारे में पाटलिपुत्र इसका पुराना नाम है। तो जो पाटलिपुत्र उस टाइम पे क्या थी? कैपिटल थी। तो उसके बारे में क्या कह रहा है? दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। एक बहुत ही बड़ी और सुंदर शहर था पाटलिपुत्र। इट इज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स। इसके चारों तरफ एक बड़ी चौड़ी दीवार बनाई गई थी। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। इस दीवार के अंदर कितने टावर बनाए गए थे? 570। और कितने दरवाजे लगाए गए थे? 64।
द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories, वहां घर होते थे 2 या 3 मंजिल के होते थे। हर ब्यूल्ट ऑफ वुड्स एंड मड ब्रिक्स, या तो मिट्टी और ईंटों से बनाए जाते थे या लकड़ी से बनाए जाते थे। किंग प्लेस ऑफ इज आल्सो ऑफ वुड, राजा के जो महल होते थे वो कई बार लकड़ी का होता था। डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स, तो उसको सजाया जाता था पत्थरों की कारीगरी से। इट्स सराउंडेड विद एन एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और जो राजा का महल होता था उसके चारों तरफ गार्डन होते थे, और जो उसमें गार्डन में जो पक्षी होते हैं वो उसके अंदर रहन बसेरा बनाते थे। तो बगीचे बागान जो होते थे राजा के महल के आसपास, वहां पर जो पक्षी थे अपना बसेरा बनाते थे, रहने का स्थान बनाते थे, तो उनकी चहचहाट भी उसके चारों तरफ होती थी। तो इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है नीचे कि व्हाई डू यू थिंक द किंग हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ऑफ दैट, क्यों रखे जाते थे ऐसे स्पेशल सर्वेंट जो राजा को खाना खाने से पहले उसका खाना चखना पड़ता था। इन व्हाट वे इज द पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम द मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पिछले चैप्टर में रीड किया है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में थे। तो किस प्रकार डिफरेंस बताया गया है, मोहनजोदड़ो में क्या अलग है और पाटलिपुत्र में क्या अलग है, तो ये हमने देखना है। नेक्स्ट हम ऐसे ही स्टोरी है अशोक का इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग द कलिंग वार, तो यहाँ एक युद्ध के बारे में बात करेंगे जिस युद्ध का नाम है कलिंग वार। अशोक ने राजा बनने के बाद बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन जब उसने कलिंग वार किया, कलिंग आज हमारा जो ओडिशा है, ओडिशा का पुराना नाम है। जैसे हमने पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है, पटना का, तो ऐसे ही ओडिशा का पुराना नाम क्या है, कलिंगा। तो ये जो पुराने नाम है इनको चेंज करके पाटलिपुत्र का अब नया नाम पटना है और कलिंग का नया नाम ओडिशा, तो ये ध्यान रखना। तो अशोक के द्वारा युद्ध किया गया था कलिंग जगह पर। तो कलिंग का जो भी युद्ध हुआ तो उसने वहां के जो भी दृश्य को देखा तो उसको अपने अभिलेखों में लिखवाया गया था। तो क्या दृश्य था, क्या था इसके अंदर, इसके बारे में हम रीड करेंगे। दिस इज व्हाट अशोक डिक्लेयर्ड इज वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, अभिलेख के अंदर, अभिलेख होते पत्थरों पर लिखे हुए संदेश, अशोक के द्वारा एक अभिलेख में अपनी बात डिक्लेयर की गई है, घोषणा की गई थी। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग, राजा बनने के 8 साल बाद, कितने साल बाद, राजा बनने के 8 साल बाद, आई कंक्यूर्ड कलिंग्स, वो जीतना चाहता था किसको, कलिंग को। एक जगह है उड़ीसा जो आज की हमारी, उस जगह को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, जीतना चाहता था। अबाउट ए, या जीत भी ली थी उसने, अबाउट ए लाख एंड हाफ पीपल वर कैप्चर, उसने 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया, कैप्चर किया, पकड़ा युद्ध में जीतने के बाद। एंड मोर देन ए लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, और 1 लाख से ज्यादा लोग युद्ध में मारे गए। तो उसने देखा कि जो 1.5 लाख पीपल तो उसने बंदी बना लिए, सर्वेंट बना लिए, और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए युद्ध में। दिस फिल्ड मी एंड विद सोरो, उस लोगों की इतनी बड़ी संख्या को देखकर, मरे हुए लोगों की इतनी बड़ी संख्या को देखकर उसका जो हार्ट था, दिल था, वो दुख से भर गया। भाई क्यों भर गया, व्हेनेवर, इससे पहले भी उसने बहुत सारे युद्ध किए थे। व्हेनेवर एन इंडिपेंडेंस लैंड इन कन्क्यूर्स, जब उसने किसी इंडिपेंडेंस देश को जीता, विजय किया, लैक ऑफ पीपल डाई, जिसमें जीतने के लिए लाखों लोग मारे गए, एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर, कुछ को जेल में डाल दिया गया था। ब्राह्मण एंड मोंक आल्सो डाई, उसने ब्राह्मणों को भी और जो साधु थे उनको भी युद्ध में मार दिया था। पीपल हु आर काइंड ऑफ देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, जो लोगों के रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, टू देयर स्लेव्स, जिनको सर्वेंट बना दिया जाता है, स्लेव बंदी बना लिया जाता है, एंड सर्वेंट डाई, जिनके जो सर्वेंट मर जाते हैं, लॉस देयर लव्ड वंस, यानी कि वो अपने किसी प्रिय को खो देते हैं, यानी कि जिसका भी युद्ध में मारा गया है या बंदी बना लिया गया है, तो जो कोई किसी का रिश्तेदार है, दोस्त है, किसी का प्यारा है, तो वो उसको युद्ध में खो देते हैं। दैट इज वाई आई एम सैड, मैं क्यों इसीलिए उदास हूं, ये अशोक कह रहा है कि मैं इन्हीं बातों को सोचकर दुखी हूँ। हैव डिसाइड टू ऑब्जर्व धर्म, उसने डिसाइड किया कि वह अब धर्म होता है धर्म को अपनाएगा, ऑब्जर्व किया उसने धर्म को, एंड टू टीच अदर अबाउट इट वेल, और उसने कहा कि इस धर्म के बारे में लोगों को अच्छी शिक्षा देगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धर्म इज मच बेटर देन कंक्रिंग देम थ्रू फोर्स, यानी कि युद्ध की बजाय वे लोगों का दिल जीतना चाहता, पहले युद्ध से लोगों को जीतना चाहता था, अलग अलग एरिया पर अपना कंट्रोल करना चाहता था युद्ध के द्वारा, लेकिन अब उसके दिमाग में आया कि युद्ध में तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया जाता है, तो इसको छोड़कर क्यों ना मैं धर्म की बातें अपनाकर लोगों को शिक्षा दूं और धर्म के द्वारा लोगों पर विजय प्राप्त करूं। विनिंग पीपल यानी कि लोगों को जीतूंगा अब किससे, धर्म के द्वारा, न कि
फोर्स, पावर, शक्ति के द्वारा। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, इसलिए वह इस मैसेज को, इस संदेश को भविष्य के लिए दिखाना चाह रहा था, इसलिए उसको पत्थरों पर लिखवा रहा था। शो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार, इसलिए मेरे जो बेटे हैं या मेरा जो पोता होगा वो युद्ध के बारे में न सोचे, इसलिए मैं फ्यूचर के लिए संदेश देना चाहता हूँ। ये सब बातें अशोक के द्वारा कही जा रही हैं। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड देम, तो उसके बदले में वो क्या सोच रहा है कि वो उस धर्म को कैसे अलग अलग स्थानों पर फैला सकता है। हाउ डिड द कलिंग वार ब्रिंग अबाउट ए चेंज अशोका एटीट्यूड, कैसे कलिंग के युद्ध ने अशोका का जो एटीट्यूड था उसकी, कैसे उसको एटीट्यूड को चेंज कर दिया। जो धम शब्द है वो प्राकृत लैंग्वेज का वर्ड है, जो संस्कृत का वर्ड वो धर्म है, तो अशोक का जो धर्म है वो हमारे संस्कृत वर्ड के धर्म से लिया गया है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा। अब हम आगे समझते हैं जो हमारा लेसन रहता है। अशोका ए यूनिक रूलर, जो अशोक है एक अनोखा सम्राट है, शासक है। कैसे है इसके बारे में हम रीड करेंगे। द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर्स वाज अशोका, जो सबसे फेमस मौर्य शासक थे वो थे अशोक। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, वह लोगों को अपने संदेश देना की कोशिश करता था इंस्क्रिप्शन के द्वारा, यानी कि जो अभिलेख लिखवाए गए हैं उनके द्वारा संदेश पहुंचाने की कोशिश करता था। मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, जो लैंग्वेज थी प्राकृत, उस लैंग्वेज में लोगों को समझाया था अभिलेखों के द्वारा। एंड वर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स, और कौन सी स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी? देवनागरी लिपि में। लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत, और जो स्क्रिप्ट लिपि थी वो थी ब्रह्मी लिपि। तो यह देवनागरी, जैसे हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, तो ऐसे ही प्राकृत लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्रह्मी थी। अशोका वार इन कलिंगा, तो युद्ध कौन सा लड़ रहा था अशोक? कलिंगा का वार, जो आज की हमारा एट प्रेजेंट का उड़ीसा है। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र है हमारा उड़ीसा। अशोका फोर्ट ए वार टू कॉन्क्यर कलिंगा, एक युद्ध लड़ा था किसको जीतने के लिए? कलिंग को जीतने के लिए। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. जब उसने देखा युद्ध के अंदर एक भयानक दृश्य को देखा कि कैसे उसने इतने एक एरिया को जीतने के लिए इतने सारे लोगों का खून बहा दिया है, इतने सारे लोगों की जान ले ली है, तो उसके अपने अंदर एक हिंसा ही अंदर मन के अंदर कुछ भाव से चेंज हो गई थी उसकी। ही इज ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वह पूरे वर्ल्ड के अंदर, इतिहास के अंदर एक अकेला राजा हु गिव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वार, उसने युद्ध छोड़ दिया एक युद्ध को जीतने के बाद, यानी कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा ऐसा उसने कह दिया। तो ये युद्ध की न करने की घोषणा कौन से युद्ध के बाद की थी? कलिंग वार के बाद। व्हाट वाज द अशोक का धर्म? अब हम यहाँ रीड करेंगे कि अशोका का जो धर्म है, ये धर्म है वो क्या है। अशोका धर्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड्स, अशोका के धर्म में किसी देवता की पूजा को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, यानी कि किसी देवता को पूजा करना नहीं मानते थे। परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं मानते थे, यानी कि किसी त्याग, किसी पशु का बलि देना, किसी दूसरे व्यक्ति की बलि देना, उसको नहीं मानते थे। ही फेल्ट दैट जस्ट ए फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन, तो वह क्या महसूस करता कि जैसे एक पिताजी अपने बच्चे को जीवन की शिक्षा देता है, तो वो ऐसे ही अपनी जनता को, अशोक अपनी जनता को शिक्षा देना चाहता है कि जैसे कि पिताजी अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देता है, तो अच्छी शिक्षा को ही अशोक का धर्म माना जाता है। He had a duty to instruct his subject, वह मानता है कि उसकी ड्यूटी मानता है कि अपनी जनता को अच्छी बातें सिखाना उसका ड्यूटी है। He was also inspired by the teaching of the Buddha, तो वह किसकी शिक्षाओं से इंस्पायर हुआ था, प्रेरित हुआ था? जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उसके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उसकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए थे। कौन? अशोका। There were a number of problems that troubled him, यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी जो उसके सामने आई थी। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, उसके जो साम्राज्य में अलग अलग धर्म के लोग थे, रिलीजन के व्यक्ति थे। दिस समटाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्ट, कई बार उसके सामने टकराव भी हुआ कई धर्मों के बीच में। एनिमल वर सैक्रिफाइड, कई जो धर्म थे वो जानवरों की बलि चढ़ाते थे। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो दास होते थे या नौकर होते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। बिसाइड देयर वर क्वेरल इन फैमिलीज, कई बार
फैमिलीज में आपस में झगड़ा होता रहता था, अमंगस्ट नेबर, पड़ोसियों के साथ भी झगड़े होते रहते थे। तो उस समय क्या देखा है अशोक ने, क्या फेल्ट किया, अशोका फेल्ट इट वाज ड्यूटी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम कि ये राजा की ड्यूटी होती है कि वो कैसे अपनी जनता की इस प्रॉब्लम्स को, समस्याओं का सॉल्यूशन करे। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल, उसने अधिकारियों को अपॉइंट किया, नियुक्त किया, नोन एज द धम्मामात्य, जिनको उसने धर्म की शिक्षा देने के लिए, लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अपॉइंट किया था, वो कौन थे, धम्म महामात्य, यानी कि धर्म की शिक्षा देने के लिए लोगों को अपॉइंट किया था। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल, वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा गए शिक्षा देने के लिए, अबाउट धर्म, धर्म के बारे में। बिसाइड्स अशोका गोट हिज मैसेज इंस्क्राइब्स ऑन द रॉक एंड पिलर, अशोका के जो संदेश थे उनको लिखवाया गया, किस पर, चट्टानों पर और पिलर्स पर, स्तंभों पर। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड देम, और निर्देश दिया गया, जो अधिकारी लगाए गए थे धर्म की बातें सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया, उन अधिकारियों को निर्देश दिया गया, जो व्यक्ति मैसेज को रीड नहीं कर सकते हैं, संदेश को रीड नहीं कर सकते हैं, उनको पढ़ाकर बताया जाए, उनको ओरली बताया जाए कि यहाँ ये बातें लिखी गई हैं। अशोका आल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज, अशोक के द्वारा उसके संदेश वाहकों को भेजा गया इन विचारों को फैलाने के लिए, अदरलैंड मीन अदर कंट्री में, एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका, दूसरे देशों में भी उसने अपने मैसेंजर को सेंड भेजा था। ही बिल्ड रोड्स, उसने रोड बनवाए, डग वेल्स, कुएं खुदवाए, एंड बिल्ड रेस्ट हाउस, और जो आराम गृह होते हैं वो बनवाए। बिसाइड ही अरेंज ए मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, उसने जो चिकित्सा की सुविधाएं थी वो भी लोगों को प्रोवाइड करवाई, लोगों को भी और साथ साथ एनिमल्स की भी जो चिकित्सा सुविधाएं थी वो उसके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई। तो ये सब किसके द्वारा करवाया गया, अशोक के द्वारा। किसके बाद, कलिंग वार के बाद उसका जो फीलिंग थी, भावनाएं थी, वो उसकी बदल चुकी थी। तो यहाँ देखते हैं ये जो पिक्चर दे रखी है बुल की, ये रामपुरवा बुल है, इसका नाम रखा गया है रामपुरवा बुल। तो इसकी लुक एट दिस फाइनली जो जगह पर मिला है ये बुल की जो पिक्चर है, पोलिश्ड स्टोन स्कल्पचर, तो इसको पोलिश वाले पत्थर की मूर्ति बना रखा है। दिस वाज पार्ट ऑफ मौर्य पिलर्स फाउंड इन रामपुरवा, ये मौर्य टाइम का, मौर्य समय का स्तंभ का ये पिक्चर है जो बिहार के रामपुरवा में पाया जाता है। एज हाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन, अब उसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया था। इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ द टाइम, तो उस समय के जो कारीगर थे, मूर्तिकार थे, उनके एक मूर्ति कला का एक नमूना दिखाया जाता है, उस टाइम की चित्रकला के बारे में बताया जाता है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं अशोका के मैसेज क्या थे, संदेश क्या थे अपनी जनता के लिए। पीपल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारी रिचुअल करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब उनके बच्चों की शादी होती है तब वो अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न, जब उनके बच्चे का जन्म होता है तब। और व्हेन दे गो ऑन जर्नी, जब कभी यात्रा पर निकलते हैं तो उससे पहले कई पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाते हैं। कहाँ किए जाते थे, अशोका के टाइम पे। दीज रिचुअल आर नॉट यूजफुल, उसने कहा कि ये जो अनुष्ठान है ये इतने यूजफुल नहीं है। तो यूजफुल क्या है, इफ इंस्टीड, इनकी बजाय पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस, अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करे, अपने व्यवहार में बदलाव करें, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, तो वो हमारे लिए और ज्यादा फलदायी होगा, उपयोगी होगा। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिस, ये अदर प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए। दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव एंड सर्वेंट्स, जो स्लेव है, नौकर और सर्वेंट, उनके साथ जेंटल, अच्छा व्यवहार किया जाए, नैतिकता का व्यवहार किया जाए। रिस्पेक्टिंग वन एल्डर्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विद कंपेशन, यानी कि जितने भी प्रकृति के द्वारा जीव जंतु पैदा किए गए हैं, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों पर दया करना, अच्छा व्यवहार करना। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड मॉन्क, किसको गिफ्ट करना चाहिए, ब्राह्मणों को और साधुओं को। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन रिलीजन एंड टू क्रिटिसाइज अदर, तो ये गलत बात है कि हम अपने धर्म को का सम्मान करें और किसी दूसरे धर्म की बुराई करें, तो ये भी गलत है, हमें किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, हर व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ वन प्रेज वन
रिलीजन वाइल क्रिटिसाइज अनदर, अगर हम अपने धर्म की सम्मान करेंगे और दूसरे का विरोध करेंगे, वन इज एक्चुअली डूइंग अ ग्रेटर हार्म टू वन ओन रिलीजन, तो हम हमारे लिए धर्म के लिए ये सबसे भयानक होगा, हानिकारक होगा, हार्मफुल होगा। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन, इसलिए हमें अब जो दूसरे धर्म का मेन आइडियाज है, विचार है, उसके बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या लिखा उन्होंने, हिज एडिक्ट इंस्ट्रक्शंस जो अशोका के द्वारा लिखवाए गए थे, स्टिल स्पीक टू अस इन ए लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। तो इस हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है कि उनके जो धर्म के उपदेश थे वो ऐसी भाषा में बात करते हैं, ऐसी भाषा में सिखाए गए हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये संदेश हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी दिया गया था। तो इस प्रकार दूसरे स्थानों पर भी बौद्ध धर्म को या जो उसकी शिक्षाएं थी उसको फैला गया था। तो यहाँ क्या दिया गया है, ये नीचे जो लैंग्वेज दी गई है, ये दी गई है ब्रिह्मी स्क्रिप्ट्स, ब्रिह्मी लिपि दी गई है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स है डेवलप फ्रॉम ब्रिह्मी स्क्रिप्ट्स। तो ये जो हम बहुत सारी जो लिपियां हैं वो ज्यादातर किससे उत्पन्न हुई है, ब्रिह्मी स्क्रिप्ट से, ब्रिह्मी लिपि से। 100 of years here you can see the letter written in different scripts, अलग अलग लिपियों में ये वर्ड लिखा गया है। ए वर्ड को देवनागरी हिंदी में इसको ऐसा लिखा जाता है, पहले ब्रिह्मी में इसको ऐसे लिखा जाता है, बंगाली में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसा लिखा जाता है और तमिल में। ये सभी अलग अलग लैंग्वेज की क्या है, स्क्रिप्ट से लिपि है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। अब यहाँ देखते हैं हम, ये हमारी यहाँ चाइना की ग्रेट वॉल दिखा रखी है। सम व्हाट बिफोर टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी कि जो मौर्य एम्पायर का टाइम था उसी के टाइम पीरियड के लगभग एम्परर इन चाइना बिगिन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल, तो वहाँ के जो चाइना के सम्राट थे वहाँ ग्रेट वॉल को बनाना शुरू कर दिया था। वहाँ के शासक ने ग्रेट जो चाइना वॉल है उसका निर्माण शुरू कर दिया था। कब, 2400 years ago. It was meant to protect the northern frontier of the empire from the पेस्टोयल पीपल। तो इसका जो मेन रीजन था उस समय दीवार बनाने का वे क्या था इसका, कि जो नॉर्थन सीमा है, उत्तरी सीमा है, उसका पेस्टरल पीपल से, यानी कि जो पशु पालने वाले हैं वो उधर से इधर आ जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, उनसे अपनी एरिया की रक्षा करना। एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर ए पीरियड ऑफ 2000 years, इसका दीवार का कार्य 2000 साल तक चलता रहा। बिकॉज द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग, क्योंकि जो एम्पायर है, साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। एंड द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, जो चाइना की वॉल है वो कितनी लंबी है, 6400, एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पत्थरों और ईंटों से बनाई गई है। विद ए रोड अलोंग द टॉप, और इसके साथ साथ एक रोड, सड़क भी बनाई गई है, चौड़ी बनाई गई है। एंड 1000 पीपल वर्क ए बिल्ड द वॉल, हजारों लोग इस दीवार को बनाने का काम करते थे। देर आर वॉच टावर ऑल अलोंग एट द डिस्टेंस एट अबाउट 100 से 200 मीटर, तो वहाँ पर 100 से 200 मीटर की दूरी पर बुर्ज बनाए गए हैं, थोड़े टावर बनाए गए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर टावर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार ये चाइना की दीवार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। ये था हमारा लेसन 7। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 8 है ये, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारा 7 है। वीडियो को ध्यान से सुनो, लेसन को समझो। ओके, थैंक यू।